Hello my dear students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं CDS OTA के पेपर में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स बच्चे क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों से सॉरी कहना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बार बार मैसेजेस किए कि क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी। कंटेंट के लिए भी बच्चे बातें करते रहे, क्लासेस के लिए बातें करते रहे और मैं सबको बहुत अच्छा प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाया। उसका रीज़न था मेरी हेल्थ। मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ जिस वजह से मैं थोड़े मेंटल ट्रॉमा में भी था और फिज़िकल ट्रॉमा तो था ही था, इसलिए मैं काफ़ी लंबे समय तक क्लास नहीं ले पाया। लेकिन नाउ आई एम बैक विद डिजिटल वेंचर्स। ये आप सबका अपना प्लेटफॉर्म है। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, बिकॉज अब यहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मिला करती थी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश में पता नहीं क्या हो रहा है, जो पहले अच्छे मार्क्स आया करते थे अब वो नहीं आ पा रहे हैं। और ऑनेस्टली मैंने पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और फिर मैंने वीडियो बनाई है कि क्या सच में प्रॉब्लम आ रही है, क्या बहुत बड़ा चेंज पैटर्न में कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो डिजिटल वेंचर्स क्यों आप सबका फेवरेट होने वाला है। सबसे पहले ये पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर सेल्फ लर्नर, जिसे आप अभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ मिलता है AI स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स, टॉपर्स के द्वारा लिखे गए बेहतरीन एकदम बढ़िया क्वालिटी वाले हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अब वो PDFs का कॉन्सेप्ट खत्म कि PDFs पढ़ने में सारी एक जैसी लगती हैं। ओके, सो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और शुरुआत होती है सिर्फ 99 से। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक की। तो पहले मैं पेपर को एनालाइज करके देखा पूरे को कि क्या क्या हुआ है, और जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो ग्रामर एज इट इज इंटैक्ट है, मतलब ग्रामर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ग्रामर के क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा जा रहा है, स्पॉटिंग एरर भी आ रहा है, फिलर्स भी हैं, डिटर्मिनर्स भी हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो यहां जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि कुछ चेंजेस हुए हैं। वोकैब को पढ़ने का, पूछने का तरीका बहुत बदला गया है। पहले जैसे नहीं है कि इस अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बता दें या सिर्फ एंटोनिम्स बता दें या इडियम्स बता दें। कुछ बहुत इनोवेटिव यहाँ किया गया है, और वो इनोवेटिव है कि वर्ड्स को बड़े स्टाइलिश तरीके से पूछा जा रहा है, सर्व किया जा रहा है आपके लिए, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई। और क्वेश्चन वही क्रैक कर रहा है जिसने वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा है, जिसने बस ये समझ लिया इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, तो बस वो तो वहाँ क्लास में फंस नहीं वाला है। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड सेक्शन की, रीडिंग एबिलिटी की। रीडिंग एबिलिटी की अगर मैं इन सारे सेक्शंस की बात करूं कि यहाँ क्या क्या हुआ है, तो आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो करीबन 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीडिंग एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, और यहाँ से वोकैब से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब ये हुआ कि वोकैब का दबदबा कायम है, वोकैब बढ़ती जा रही है। और वर्ड्स आप समझो, मैं आप हमेशा कहता हूं ना, समुद्र में मोती जैसे हैं, जितना डीप जाओगे उतना बेहतरीन मोती खोज के लाओगे, उतना ही बेहतरीन आप वर्ड खोज के लाओगे। तो वर्ड्स हमेशा समुद्र में छुपे मोती जैसे होते हैं। डीप जाओ, बेहतरीन मोती लेके आओ, डीप जाओ, बढ़िया वर्ड सीख के आओ। ओके, तो ये सब कुछ हुआ है। तो चेंजेस कुछ नहीं है, हाँ कुछ चेंजेस जरूर हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स को लेके। और फॉर्मेट कब ब्रेक होगा? फॉर्मेट ब्रेक होगा जब हम उसको लॉजिकल पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते देखते हैं। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं, मैंने कुछ वर्ड्स उठाए हैं, मानो पेयर है, पेयर है, पियर है। अब इन वर्ड्स का आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके किस में हम आपको सिखाते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आप सबको पता है
कि जब मैं आपको मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाता हूं तो हम इनका पूरे अच्छे से एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इनके बारे में डिफरेंसेस भी हम बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे आपको याद आएगा STATIONARY, एक तो ये वर्ड है, ठीक है, और एक वर्ड है STATIONERY, ओके, ये दो वर्ड है, स्टेशनरी और स्टेशनरी। आज बहुत दिन बाद आपके सामने आके मैं बहुत बहुत खुश हूं। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी दोनों में ए और ई का डिफरेंस होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ए का मतलब होता है जो रुका हुआ है, फिक्स्ड है, और ई का मतलब होता है जो हम शर्मा स्टेशनरी शॉप की बात करते हैं। और एग्जाम में होता है कि शर्मा जी की स्टेशनरी शॉप पे ई लिखा था या ए लिखा था, अब याद नहीं आता है, और हो सकता है शर्मा जी ने जिस पेंटर से लिखवाया था उसने गलत स्पेलिंग लिख दी हो। तो भाई याद करने का तरीका ये था कि अगर इसमें ए आता है तो क्या मैं इसको AFFIX कह सकता हूँ, फिक्स योर फोटो हेयर। इसका मतलब है स्टार्स आर स्टेशनरी, कुछ रुका हुआ है। और जिसमें ई आता है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब हो गया भाई इरेजर। और इरेजर बताइए अब किसका पार्ट है, अब इरेजर पार्ट हुआ स्टेशनरी का। तो इसका मतलब मुझे एक वर्ड ब्रेक करके हमेशा ऐसा याद रह जाएगा। यही हम आपको सिखाते हैं, इन्हीं ट्रिक्स को हमें सीखना पड़ेगा, ऐसे हमें वर्ड्स को तैयार करना पड़ेगा, वरना तो हम फंसे ही रहेंगे। भाई अगर आप बताइए, आप वर्ड कहते हो ADAPT, ठीक है, और आप एक वर्ड कहते हो ADEPT, आपने दोनों वर्ड बोल दिए, ठीक है। अब इसमें ए आता है, इसमें ई आता है, मैंने कहा भाई इसको लिख लो। अब बच्चे कहते हैं सर हिंदी में हमें याद हो जाता है, तो मैंने कहा अनुकूल होता है, ठीक है, और मैंने ये क्या कहा, ये होता है आपका कुशल। चलो अब हिंदी लिखवा दी, कितने लंबे समय तक याद रहेगा। और एग्जामिनर तो बिल्कुल मतलब समझो इतना बेहतरीन वर्ड देगा और आप ढूंढते रह जाओगे, ए वाला फिल करो, ई वाला, मतलब आता है, आते दोनों हैं, मुझे पता है एक का मतलब अनुकूल होता है, एक का मतलब कुशल होता है, लेकिन कैसे डिसाइड करूं कि यहां कौन सा फिल करना है। तो डिसाइड करने का तरीका ये हुआ भाई, इसमें ए आता है, अच्छा खुद से भी ट्रिक्स निकाली जा सकती है, मतलब इट्स नॉट द वे कि मैं ही आपको इंपोज करूंगा, यू कैन गेट योरसेल्फ, कुछ भी निकाल सकते हो। भाई इसमें ए आता है तो आपने कहा अनुकूल है, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे कह सकता हूं कि भाई एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, हमारे हिसाब से एडजस्ट कर दो, अनुकूल बन जाओ। और क्या मैं ई को ये कह सकता हूं कि यू आर एक्सपर्ट, तो अगर मैं कह सकता हूं तो लो हो गया क्वेश्चन ब्रेक, ठीक है। देखो ये चीजें सीखी जाती हैं, ये हमेशा याद रखना। When you have the problem and you are identifying कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपने आधा युद्ध जीत लिया। मतलब सच मानो, हाफ बैटल इज विन व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अब आपको यह पता है कि दिस इज द प्रॉब्लम ना, आई नीड द सॉल्यूशन ओनली। प्रॉब्लम उनके साथ में जिनको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जैसे देखो, मुझे याद है कि मैंने कभी कभी कंफ्यूजन ये रहा कि मान लेते हैं पेट्रोल है और मैंने कहा PATROL है, अब ये दो वर्ड है, ठीक है। अब ई वाला ए वाला है, मुझे पता है पुलिस की कार के ऊपर पेट्रोलिंग कार लिखा रहता है, मुझे पता है फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल मिलता है, लेकिन एग्जाम में मेरा ये कंफ्यूजन है कि कहाँ ए वाला आता है, कहाँ ई वाला आता है। तो अगर मैं इसको रिडिकुलस साइड लेके जाऊं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ई का मतलब तो भाई ईंधन होता है, और लो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी ब्रेक। तो ये क्वेश्चंस आने लगे हैं और ये बच्चों को कर रहे हैं परेशान, तो घबराए ना, इन सब का तोड़ होगा आपके क्लासेस में, डोंट वरी फॉर दैट। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, यू विल गेट ऑल द क्लासेस। नेक्स्ट आइए, अब जैसे लिसन विद हाफ एन ईयर, कुछ नया सा मुहावरा लगा होगा, तो मैंने आपको कहा ना कि एक सेक्शन रखते हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस। अगर हम देखें कि आउट ऑफ 10, अगर हम बात करें आउट ऑफ 10, तो 7 to 8 क्वेश्चंस रिपीटेड ही रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके न्यू आते हैं। सो उसके लिए तो हम हमेशा काम करते ही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नई चीजें जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक यूपीएससी एस्पिरेंट बन कैसे पाएंगे। मेरा पर्पस सिर्फ ये बताना है कि चीजें बदली हैं, बिल्कुल बदली हैं, कुछ नया आने लगा है, कुछ नया दिया गया है, लेकिन वो नया बिल्कुल नया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ आउट ऑफ साइट वाली बात कर दी गई है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू माई एग्जाम, बट जो पेपर बना रहे हैं वो सोच समझ के पेपर बना रहे हैं। बस ये समझना है आपको कि इस टाइम जो पेपर बना रहा है उसको रियल, मतलब बिल्कुल एकदम रियल ऑफिसर्स चाहिए, उसको ऐसा वाला नहीं बनाना है कि कोई भी आके पेपर क्रैक कर दे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 2 दे दिया, अरे भाई आप ही बताओ कैसे इंप्रूव होगा। रीडिंग करो,
कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग को इंप्रूव करना है। और जब सर्टेन क्वेश्चंस हम थोड़े से प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो रीडिंग एबिलिटी को तो इंप्रूव करना है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कंट्रास्ट बताते हैं या फिर कंफर्म करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स को पढ़ना। तो किसका पार्ट हुआ? रीडिंग का। और रीडिंग के बारे में हम हमेशा क्या कहते हैं भाई, रीडिंग क्या है? अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं रीडिंग इज एन आर्ट। रीडिंग इज एन आर्ट। रीडिंग तो एक कला है, रीडिंग कोई साइंस थोड़ी है, इट्स एन आर्ट। जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा। आप पढ़ना शुरू करो, डेली गो थ्रू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अब देखें कि आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। तो दैट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदला गया है। और व्हाई वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, नेक्स्ट बात करिए। मैं समझ रहा हूं कंफ्यूजन इसलिए है, लंबे समय तक हम चीजों को साथ में कर नहीं पाए, ठीक है। चलो अब आप घबराओ मत, अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और अभी 45 दिन है आपके एग्जाम्स में। डोंट वरी, यू विल गेट प्रॉपर सफिशिएंट मटेरियल फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, अब ये वोकैब दे दी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। वर्नाक्युलर क्या होगा, रिटोरिक क्या होगा, पार्लेंस क्या होगा, जार्गन क्या होगा। अब ये बताओ क्या है? वोकैब ही तो है। अब मैं एक वर्ड आपको देता हूं, मैंने कहा ये वही वर्ड है, ठीक है, और ये इसका मीनिंग है। हम एक वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है, हमने कह दिया लिस्ट ऑफ वर्ड है 1 2 3 4 और ये इसकी मीनिंग है। तो कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा पढ़ने के मूड में नहीं। हाँ, ये चीज एक काम जरूर करेगी, आपके टाइम को कंज्यूम कर लेगी। मतलब क्या होगा भाई, टाइम को कंज्यूम करेगी, क्योंकि अगर एक वर्ड होता तो शायद उसको सॉल्व करने में मुझे 30 सेकंड्स लग जाते, लेकिन यहां मेरे पास 4 वर्ड हैं। फिर आई हैव सर्टेन द ऑप्शंस टू गो कि थर्ड होगा, 4 होगा, और यहां तो अच्छा लॉजिक मिल जाता है। थर्ड से शुरू होगा, 2 है 2, कुछ तो याद करके जाओगे भाई, या बिल्कुल ऐसे चले जाओगे सर कुछ नहीं याद करेंगे। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट सिर्फ बदला गया है, मतलब प्रेजेंटेशन चेंज की गई है। अब प्रेजेंटेशन तो लाइफ में चेंज होगी ना। अब आप जाएंगे पूरी ट्रेनिंग करने के बाद जब फॉरेस्ट में अपने किसी मिशन पे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना वहां जाके कि जैसा बताया गया था ट्रेनिंग में बिल्कुल वैसे ही होगा। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस एंड दिस इज द एग्जामिनेशन हॉल। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी ट्रेन हो लो, बट समवेयर एग्जामिनर इज देयर टू चेक योर स्किल्स। और वो कुछ तो ऐसा जरूर देगा जहां उसको ये समझ आए कि बच्चा खुद से भी पढ़ना जानता है, खुद के डिसीजंस लेना जानता है। ओके, तो ये चीजें बहुत बदली नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट भी वोकैब का ही है, इसमें वोकैब ही तो दी गई है। क्यूटोडियन वर्ड है जिसको आप डेली शेड्यूल कहते हैं, इसको अलग अलग तरीके से यूज कर दिया गया। आप पूछना चाह रहे हैं बताओ फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, कोई सा भी सही नहीं है। तो डिफिकल्टी कहां है? डिफिकल्टी सिर्फ यहां है कि मैं क्वेश्चन को देख के घबरा रहा हूं। जो बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं ना, मुझे समझ आ गया कि बस ऐसा है ना कि नया हो गया एकदम से। मतलब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी किसी से, ट्रेनर से, उसने कहा जब आप जाओगे ना ऐसे कहना मे आई कम इन, तो वो कहेगा यस कम इन। आप चाहना पूछना उससे मे आई सिट डाउन, ठीक है, वो कहेगा यस यू कैन, तो आप बैठ जाना। उसके बाद वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम एंड ऑल दोज क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ, ठीक है, तो आप बताते रहना क्योंकि रटे हुए थे। अब वहां गए और आपने कहा मे आई कम इन, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप दरवाजे पे खड़े हैं, उसने 2 मिनट से बोला ही नहीं। इतने में तो आपके पसीने छूट जाएंगे। फिर आप अंदर गए तो उसने बैठने के लिए नहीं कहा जब आपने पूछा, ओके, और जैसे ही आपने फाइल दिया उसने कहा बस एक सेंटेंस बोल दिया व्हाट द हेल इज दिस। बस इतना सुनने के बाद तो फिर इंटरव्यू देने की कंडीशन ही नहीं है, आप अपना शायद नाम भी नहीं बता पाओगे। सो दीज आर द चैलेंजेस। ये पेपर में हो रहा है। पेपर में क्या हो रहा है कि वही वोकैब है, प्रेजेंटेशन ऐसे दे दी गई कि बस यार मुझे लग रहा है ये थोड़ी था, सर ने ऐसे बताया नहीं था। तो यू हैव टू प्रिपेयर, और बेटा खुद को तैयार करना है और प्रिपरेशन करनी है ऐसे कि हमें कैसे भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिले हम उसको निकाल के जरूर आएंगे, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा है कि ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए। इससे मतलब क्या हुआ सबके लिए? इससे फायदा ये हुआ कि जब सबके लिए कोई क्वेश्चन होता है तो कट ऑफ डाउन जाती है, और कट ऑफ डाउन जाती है तो हमेशा फायदा ही होगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हुए क्वेश्चंस की बात। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई मुझसे पूछे कि सर आपका पेपर को लेके एनालिसिस क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये पूछे कि क्या कुछ न्यू है, तो यस मैं कहूंगा जो आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि रीडिंग का पार्ट है या वोकैब को डाला गया है, ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ाया नहीं है,
या बिल्कुल नहीं, हाँ डायरेक्ट क्लासरूम प्रोग्राम्स में शायद आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो एक ये वाला सेक्शन है जो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं, हमसे पूछ दिया सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, अभी क्या पूछ रहा है, एक लिस्ट में दे दिया कि ये नाउन है, और लिस्ट 2 में दे दिया हमें, मतलब लिस्ट 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और लिस्ट 2 में कुछ वर्ड्स दे दिए गए, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को टाइम कंज्यूमिंग बनाया जा रहा है, मतलब आपका पेपर 2 घंटे में सॉल्व नहीं होना चाहिए, ये वाली बात है। अभी मुझे पूछा जाए इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आई हैव द 4 ऑप्शंस, तो इट विल टेक मैक्सिमम 30 सेकंड्स फॉर मी टू डिसाइड कि भाई ये सही है, गलत है, करना नहीं करना, ठीक है। राइट नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस टू गो एंड यू हैव टू जस्ट चेक द लिस्ट ऑल्सो कि दिस वन इज करेक्टेड विद दिस वन इज दिस वन, तो ये क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और अनदर थिंग थोड़ा नया भी तो हो जाएगा, तो इसीलिए हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ट्रैप में मैं फंस जाऊं और चीजों को कर दूं। तो मेरा कहना ये हुआ कि नया एक कॉन्सेप्ट आया, दूसरा चेंज किया, दूसरा चेंज क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, पैटर्न मतलब, या फिर उसको कह सकते हैं प्रेजेंटेशन, जो उनकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को चेंज किया गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई किया गया कि क्वेश्चन को बनाया जाए नई तरीके से। क्यों मॉडिफाई करा गया, अगर मुझसे आप पूछे क्यों किया गया, तो रीजन मैं बता रहा हूं, डिफिकल्टी लेवल को लेके नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि सर क्या डिफिकल्ट बनाएंगे, नहीं, डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए, मतलब किस लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए, वो डिफिकल्ट नहीं बना रहे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट बनाते तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच आप देखो, इतने आसान क्वेश्चन दिए गए कि एक एक समझ आ रहा है कि नाउन है, पार्टिसिपल है, ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 4 को कंज्यूम करने के लिए टाइम कंज्यूम आपका हो गई होगा, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि एक सेक्शन नया है जिसे हम काम करें, दूसरा बेटा बात कर लें प्रेजेंटेशन तरीका बदल रहा है तो थोड़ा मैच्योरिटी से पढ़ें, और तीसरा मेरा एनालिसिस ये है कि जो वोकैब है ना, वी हैव टू गिव स्पेशल टाइम टू द वोकैब, वोकैब को हमें अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, और वोकैब आपको डेली मिला करेगी, घबराए ना उसके लिए, ठीक है। वोकैब को हमें अच्छा समय देना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब सचमुच में अलग तरीके से पूछी जा रही है और बहुत बेहतरीन अंदाज में पूछी जा रही है। तो आपको वोकैब में सिर्फ वर्ड को रटना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड पढ़ा और सिर्फ उसको रट लिया, यू हैव टू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, कि उसका वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, साथ के साथ आपको उसका मीनिंग जो होगा ना, वो पूरे अच्छे से रेफरेंसेस पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और उसको सेंटेंस में यूज करके भी आना आपको पड़ेगा, ठीक, तभी आप इसको ब्रेक कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम देखें तो जो वोकैब लिस्ट में पूछी जा रही है, यहां पर हमारे साथ फॉरेन एक्सप्रेशंस भी पूछे जा रहे हैं, भाई फॉरेन एक्सप्रेशंस को भी पूछा जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर भी एम्फेसाइज करना होगा। यानी कि जैसे वोकैब में यूजुअली 3 चीजें आती थी पहले, क्या क्या आता था, सिनोनिम्स आते थे कि गिवन सेंटेंस में जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा, और गिवन सेंटेंस में जो वर्ड है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, और सीधे सीधे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आया करते थे, ठीक है। अब अगर मैं ऐड ऑन करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं, जैसे होमोफोन्स होमोनिम्स होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर जो होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो ऐड ऑन कर दिए गए, और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि हर बार कुछ नए फॉरेन एक्सप्रेशंस को भी डाला जा रहा है, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना होगा, ठीक है। इसका मतलब कहने का यह है कि सारी ग्रामर पढ़नी है, वोकैब के नए सेक्शंस को टच करना है, एनहेंस करना है, और क्वेश्चंस नए तरीके से आएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ा समाधान रहेगा, और डिजिटल वेंचर्स पे जुड़े रहो, ये सारी चीजें मैं ब्रेक करवाऊंगा, आप घबराएं ना, ओके। हेल्थ भी सही है, मैं भी ठीक हूं, शुरू किया गया आपके लिए आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना, ये आपकी ड्यूटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बस कर देना प्लीज, नहीं, इट्स योर ड्यूटी, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे इस बीच वाले फेज में शायद नाराज भी हो गए हैं मुझसे, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, और आई टोल्ड यू कि रीजन हेल्थ सबसे बड़ा था, ओके, हेल्थ बहुत बड़ा था। इस एज में ट्रॉमा होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, मैं उतनी एज का नहीं हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रीज़न रहा, तो मैं कुछ बच्चों के हाय हेलो का भी रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि सच में मैं मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब ही था उस बीच में। लेकिन अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन सारे स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं आपको बढ़िया क्लासेस, डेली क्लासेस लेके आता रहूँगा,
आपको चीज़ें मिलेंगी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन, सबको शेड्यूल बना के आपको बताते रहेंगे। पेपर नया नहीं है, थोड़ा सा रिवाइव होने की ज़रूरत है, एनर्जाइज होने की ज़रूरत है और एक बार फिर से कमर कसने की ज़रूरत है। जैसा मैं कहता हूँ बाकी कुछ भी नया होने वाला नहीं है। तो आज ही डिजिटल वेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू ऑल विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और लाइक जरूर करें। और फिर मैं आपको आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहा हूं कि इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट होगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं शॉर्ट आउट कराऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।